नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन तमाम खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर रहेगी एआई से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर आपको बता दें कि एआई की कहानी भारत की जुबानी। जहां आपको बता दें कि फ्रांस में इस वक्त समिट का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समिट में आज शामिल होते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ किन किन मुद्दों पर वहां पर चर्चा हो सकती है एआई से जुड़ी हुई, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है सोशल मीडिया से जुड़ी। जी हाँ, सोशल मीडिया बेलगाम है और इस तरीके के तमाम सवाल इस वक्त आमजन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आखिर दो यूट्यूबर की तरफ से ऐसा क्या विवादित टिप्पणी दी गई जो ये तमाम सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां धमकी पर हमास ने लाल आंख दिखा दी है। जी हां, हमास को धमकी दी गई थी ट्रंप की तरफ से और उसका अब रिप्लाई भी हमास ने दिखा दिया है। क्या है रिप्लाई, बताएंगे विस्तार से आपको। और इसी के साथ कर लेते हैं आज के न्यूज पंच की शुरुआत आज के प्रमुख अहम खबर के साथ। जहां दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और ऐसे में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने वाले हैं। और इस समिट में एआई के खतरे, एआई के नियंत्रण, एआई की सेवाएं, एआई की चुनौतियां और उसके फायदे को लेकर तमाम चर्चा की जाएगी। साथ ही इसको लेकर आपको बता दें कि 100 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो एआई का ग्लोबल मैप इस समिट में तैयार होगा। तो वहीं भारत के कई एआई स्टार्टअप रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे और विस्तार भी देना चाहते हैं। ऐसे में यह समिट भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया की नजर इस समिट पर है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में और क्या कुछ खास है जानेंगे अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स समिट के वो बिंदु जिन पर इस बार होनी है चर्चा। तो ये की पॉइंट सबसे पहले आपको दिखाते हैं और इसमें चर्चा की जाएगी कि एआई में आम लोगों की जो दिलचस्पी है वो किस तरीके से बढ़ रही है। एआई का आगे आने वाले समय में क्या भविष्य होगा, इस पर चर्चा होगी। साथ ही एआई इनोवेशन को लेकर चर्चा की जाएगी और एआई पर जो भरोसा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ जो पांचवा बिंदु है, पांचवा की पॉइंट है वो है एआई का बढ़ता दायरा। जिस तरीके से हम कहते हैं कि हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से दायरा लगातार बढ़ रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। तो ये तमाम वो 5 बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी। एआई में आम लोगों की दिलचस्पी जिस तरीके से बढ़ रही है वो सबसे अहम बिंदु है। साथ ही एआई के भविष्य को लेकर के कि भविष्य में एआई का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, हर इंडस्ट्रीज का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। तो और इसके साथ ही जो समिट हो रही है उसका एजेंडा क्या है एक बार वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल एआई से जुड़े जोखिमों और साइबर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। जो एआई शिखर सम्मेलन का जो एजेंडा है वो क्या है उस पर हम आपको बता रहे हैं। एआई संचालित नौकरियों और निवेश की संभावनाओं पर सीधे तौर पर फोकस किया जाएगा, चर्चा होगी। इसके अलावा एआई के जो नैतिक दायित्व हैं और साथ ही इसके जो प्रभाव है उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा इस समिट में। एआई के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और नीतियां तय करना, इस पर भी चर्चा होगी कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नियम है अंतर्राष्ट्रीय वो तय किए जाएं। एआई से जुड़े जो जोखिम हैं और साथ ही साइबर सुरक्षा चुनौतियां जो हैं इस वक्त जो हम सभी के सामने हैं उस पर भी इस समिट में चर्चा होगी। तो ये पूरा एजेंडा है इस एआई शिखर सम्मेलन का। और साथ ही इस एजेंडे के साथ जो इसके की पॉइंट्स है वो भी हमने आपको बताया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एआई में भारत की जो ताकत है वो भी लगातार बढ़ रही है। एक नजर इस ग्राफिक्स पर भी डाल लेते हैं। तो ये तो रहा एजेंडा। एजेंडा के साथ साथ हमने आपको की पॉइंट्स भी बताया कि आखिर किन किन चीज़ों को लेकर चर्चा इस बार समिट में होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो एआई शिखर सम्मेलन का जो एजेंडे के साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें भी नजर आ रही हैं। और इमैनुअल मैक्रो की तरफ से, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से बात कही गई है। और भारत, उन्होंने कहा है कि भारत एक ट्रेनिंग सुपर पावर है और एक वर्ष में 10 लाख इंजीनियर जो संयुक्त रूप से अमेरिका और यूरोप से भी अधिक है।
तो ये तो बात रही। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सैम ऑल्टमैन की तरफ से ओपन एआई के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि भारत एआई के लिए दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया भारत को लेकर। उन्होंने कहा है कि भारत एआई के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेल्सन मंडेला की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि एआई की दुनिया में अपार संभावनाएं कहीं हैं तो वो भारत में है। तो सत्या नडेला की तरफ से ये बात कही गई है और इस तरीके की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है कि भारत किस तरीके से लगातार प्रगति कर रहा है। इसके अलावा जेनसेन हुआंग की तरफ से भी कहा गया है, उन्होंने कहा है कि भारत में एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की पूरी क्षमता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत किस तरीके से लगातार एआई के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उसको हर कोई मानता है और स्वीकार करता है। इसके साथ ही आईबीएम के सीईओ हैं, वो कहते हैं कि भारत बहुत तेजी से एआई के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। तो ये तो बात हो गई प्रतिक्रियाओं की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो आखिर ये एआई समिट क्या है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि फ्रांस के पेरिस में इस समिट का आयोजन किया जा रहा है और सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा इसमें हो रही है। इसके अलावा ओपन एआई को खरीदने का प्रस्ताव भी है। मस्क ने $97 अरब में खरीदने का प्रस्ताव रखा है ओपन एआई को। यानी कि एआई किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ ने मस्क के प्रस्ताव को हालांकि सीधे तौर पर हम देखें तो खारिज कर दिया है। सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बोली लगा दी है, जिस पर हम सभी ट्वीट करते हैं, लगातार एक्स पर पोस्ट करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि ट्विटर को $9.7 अरब में जरूर खरीद सकते हैं। मस्क ने $97 अरब की खरीदने का प्रस्ताव रखा था। तो एआई को लेकर के किस तरीके से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही ओपन एआई को खरीदने का जो प्रस्ताव है उस पर भी हमने आपको बताया। अब एआई समिट वहां पर हो रही है, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस समिट के मेजबान देश जो हैं वो हैं फ्रांस और भारत। तो ऐसे में एआई समिट काफी तौर पे अगर हम देखें तो दुनिया भर की नजर इस एआई समिट में है, क्योंकि इसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। तापस, अगर देखें तो एआई समिट का आयोजन, लेकिन सीधे तौर पर एआई को लेकर जो संभावनाएं हैं, भविष्य में एआई किस तरीके से काम करेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था में इसका किस तरीके से मदद ले सकते हैं, चुनौतियां कई सारी हैं, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा इस समिट में होनी है। भारत के लिहाज से किस तरह से खास है ये समिट? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, एआई समिट है, प्रधानमंत्री ने कहा ये एस्पिरेशनल इंडिया समिट है। एस्पिरेशनल इंडिया यानी एक भारत की जितनी एस्पिरेशंस है उसको लेके आने की, इतने सारे जो लोग हैं, ये 1.4 बिलियन जो लोग हैं, उनकी एस्पिरेशंस को यहाँ पे लेके आना, उनकी जो बातें हैं यहाँ पे रखना। और हो भी क्यों ना, पिछले 10 साल में करीब 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकाला गया है। एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है, करीब 1.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जो एआई में काम करते हैं। हमारे पास जो डेटाबेस है, जो एआई का जो पूरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेटाबेस जो है वो सबसे बड़ा है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये एआई समिट जो है यहाँ पे भारत को चेयर कर रहा है। फ्रांस इसकी मेजबानी जरूर कर रहा है, लेकिन इसकी को चेयरिंग भारत को दी गई है। और यही वजह है कि पूरे विश्व की नजरें इस वक्त इन दोनों पे टिकी है। फ्रांस के पेरिस में टिकी है, पेरिस में। यहाँ पे एआई के ऊपर पहले जो था, इससे पहले जो 2 समिट हुए थे, एक पहला समिट हुआ था 2023 में ब्लेचली पार्क में, जो कि यूके में है। वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ब्लेचली पार्क जो है, आपको याद होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। तो ब्लेचली पार्क में जो वो एआई समिट हुआ था, इनोवेशन का हब माना जाता है। और उसके बाद दूसरा हुआ था सियोल में। इन दोनों में रखी गई थी बात की एआई किस तरीके से उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है उसको रोका जा सकता है। लेकिन अब इस बार ये पेरिस में ही है एआई एक्शन समिट। एक्शन मतलब किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, सबको लेके जा सकता है। क्योंकि एआई का जो अभी पैमाना, अभी जो एआई है वो कुछ लोगों के पास है, जो प्राइवेट, जो एक तरह से हम कहते हैं ओपन सोर्स एआई है, कुछ लोगों के पास है। अब किस तरीके से ये एआई जो है सबके लिए, सबके साथ यूज हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक बात है, रखी जा रही है कि जो ग्लोबल साउथ है,
क्या उनको एआई का फायदा मिलेगा? क्योंकि एआई तो है, अब ये एक वैश्विक टूल है, अब एक इंटेलिजेंस टूल है, अब इसको सबको फायदा मिलना चाहिए, ये सबसे अहम बात हो जाती है। और इसी वजह से ये जो एआई एक्शन समिट है, इस पे एक्शन किस तरीके से लिया जाए, इस पे बात चल रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगुवाई करेंगे ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ का, जो कि एक तक भारत की तरफ नजरें उठा के रखे हैं कि ये एआई एक्शन समिट से क्या निकल के आता है, क्या एक मामला निकल के आएगा जिससे पूरे विश्व को एक फायदा मिले। विश्व गुरु होना है तो ये बहुत बड़ी एक हमारे पास एक पॉइंट है कि इसको आगे लेके जाए, विश्व गुरु बनने के लिए ये बहुत अहम हो जाता है। विश्व गुरु की अगर हम बात करें तो भारत लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पूरी दुनिया की नज़र भारत के हर कदम पर है। लेकिन साथ ही जो ये समिट हो रहा है, इसमें अगर हम देखें तो भारत की किस तरीके की भूमिका होगी, क्योंकि भारत और फ्रांस दोनों मेजबान देश हैं इस समिट में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, 100 से ज्यादा देश आ रहे हैं। मेजबान देश है पेरिस, फ्रांस, लेकिन इसके साथ साथ भारत को चेयर, जैसे मैंने कहा, तो 100 से ज़्यादा देशों के जो दिग्गज टेक इंजीनियर्स, टेक जो इनोवेटर्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहिए, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सारे आने वाले हैं, आ चुके हैं। इनफैक्ट कल रात एक भोज का आयोजन भी किया गया था। इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने उनके वहाँ पे रखा था। तो ये जो चीज़ें हैं, एक तरह से स्टेज सेट किया गया है कि ये सारे लोग आए, और हमने जाके देखा भी विश्व भर से सारे जितने भी टेक जो इनोवेटर्स हैं वो आए हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे कि किस तरीके से एआई को आगे जब आगे लेके जाए। तो एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसके बहुत सारे जो जैसे कहते हैं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिखने को आ रहे हैं, तो उस पर कैसे काबू किया जाए, कैसे डीप फेक जैसी जो चीजें हैं उनसे बचा जा सकता है, उसके अलावा कैसे एआई का फायदा सबको मिले। तो जो इंक्लूसिविटी की बात है वो भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये जो चीज है वो ग्लोबली लेके आएगी, और इससे फायदा, इंक्लूसिविटी जो है उससे किस तरीके से फायदा मिलता है। अलग अलग आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़ के आ चुका है जेनरेटिव एआई। तो जो जीआई है, जेनरेटिव इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर बहुत बड़ा शोध चल रहा है, इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है, तो इसी को लेके अभी आगे जा रहा है। पहले आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, वो आज की डेट में एक तरह से सबको पता है, वो सब जानते हैं, लेकिन अब जेनरेटिव इंटेलिजेंस लेके आ रहे हैं, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि अगर आप खड़े हैं, हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इससे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये हम दोनों को खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आ रही है। तो अगर ऐसा है तो उस पर थोड़ा बहुत तो एक अंकुश तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस पर कंट्रोल एक थोड़ा जरूर बहुत हो जाता है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, तो उसका गलत फायदा भी लिया जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं इस पे एक तरह से कंट्रोल जरूरी है, और ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि जैसे आपने कहा सैम अल्टमैन ओपन एआई के जो सीईओ है उनके पास है, क्योंकि अगर वो उनके पास है तो उनके पास वो पूरी प्रॉपर्टी है। तो ये जो चीज है वो जो डेटा है वो भी शायद पूरी तरह से सेफ नहीं है। तो ऐसा एक तरीका किया जाए जिससे कि सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए, जो डेटा जा रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, और नई तकनीक जैसे हम देख पा रहे हैं कि विदेशों में अलग अलग तरीके की एआई आ रही है। अब चाइना में एक तरह से आ रहा है, यहाँ पे फ्रांस में मिस्ट्रल एआई है। तो ये जो नई नई तकनीक आ रही है, कंपनीज आ रही है, ये एकजुट होके एक साझा तरीके से आगे आए, वो एक इस एआई समिट में देखने को मिल सकता है। जी तापस, जिस तरह से आपने बताया कि जब भी कोई तकनीक आती है तो उसका इस्तेमाल तो होता ही, उसका उपयोग तो होता ही, लेकिन साथ ही दुरुपयोग के मामले भी सामने आते हैं। अभी हाल ही में डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर भी क्या इसका हल इस समिट में निकलने की उम्मीद हम जताएं, क्योंकि ये इस वक्त सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है आम जन के लिए।
आपने बहुत सही कहा कि जैसे ही कोई चीज़ आती है उसका दुरुपयोग होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही रीज़न है कि ये जो एआई समिट है, एक्शन समिट है, इस पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है कि क्या अगर ऐसा है तो उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है। अगर मिस इन्फॉर्मेशन है तो उसी के साथ ऐसा टूल रखा जाए कि वो उसको क्लियर करने में भी सक्षम हो। जैसे मैंने कहा, डीप फेक एक बहुत बड़ी चुनौती बन के उभरा है और यही वजह है कि डीप फेक से लड़ने के लिए उस तरीके की एआई और वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जो इस चीज़ को पकड़ सके, जिसको कंट्रोल कर सके, इसको ख़त्म कर सके। तो जैसे हमने देखा है बहुत बार पहले भी कि ऐसे बहुत से खबरें आती थी कि जैसे कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है तो ऑनलाइन मीटिंग पूरी डीप फेक कर दी गई है, जिससे कि पता ही नहीं चला। इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, होते भी रहे हैं। तो इस तरीके के मामले बहुत देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात है कि क्या इससे बैंकिंग सेक्टर या फिर जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, नुकसान हो तो उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है। तो एआई, उसके संरक्षण, उसको आगे लेके जाना, उसके एक जो माध्यम है, उसके कंट्रोल है, उन सब पे ये विस्तार से बातचीत की जाती है। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि भारत जो है सबसे बड़ा टैलेंट पूल है, भारत जो है सबसे बड़ा डेटाबेस है और ये जो डेटाबेस है, ये जो टैलेंट पूल है, ये पूरे विश्व के लिए है और पूरा विश्व इस वक्त भारत की तरफ नजर उठा के देख रहा है कि किस तरीके से अग्रणी भूमिका भारत निभाने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस पूरे समिट में। और सिर्फ ये नहीं, मैंने कहा कि पूरे ग्लोबल साउथ एक तरह से भारत की तरफ आके उठा के देख रहा है कि किस तरीके से भारत उनकी अगुवाई कर सकता है, उनकी बात इस एआई समिट में रख सकता है। इस एआई समिट के कई सारे मायने हैं, कई मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा होगी कि एआई की जो चुनौतियां हैं, साथ ही एआई का भविष्य है, इकोनॉमी है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा तो होगी ही। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की नज़र इस समिट पर है कि आखिर इस समिट से निकलकर क्या सामने आएगा। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ग्रीन इंडिया वीक को लेकर क्या कुछ मैसेज है वो आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, योर एक्सेलेंसीज, एम्बेसडर्स, डिस्टिंग्विश्ड सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, इंडिया एनर्जी वीक में देश और दुनिया भर से यहां यशोभूमि में जुटे सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी सिर्फ एनर्जी वीक का हिस्सा भर नहीं है, आप भारत की एनर्जी एम्बिशंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो मेहमान आए हैं, मैं उनका भारत में स्वागत करता हूं। साथियों, दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं, दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की एनर्जी एम्बिशंस 5 पिलर्स पर खड़ी है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम हार्नेस कर रहे हैं। दूसरा, हम अपने ब्रिलियंट माइंड्स को इनोवेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तीसरा, हमारे पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। चौथा, भारत के पास स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है जो एनर्जी ट्रेड को ज्यादा आकर्षक और आसान बनाती है। और पांचवा, भारत ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है। इससे भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं।
साथियों, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। साल 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड करना चाहते हैं। साल 2030 तक भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है। साल 2030 तक हम हर साल 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे ये टारगेट्स काफी एम्बिशियस लग सकते हैं, लेकिन बीते 10 साल में जो भारत ने हासिल किया है, उससे ये विश्वास पैदा हुआ है कि ये टारगेट भी हम जरूर हासिल कर लेंगे। फ्रेंड्स, बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। भारत कैसे अपने लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर रहा है, इसका एक और उदाहरण है इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन्स का सस्टेनेबल फीडस्टॉक है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। इससे 28 नेशंस और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं। ये वेस्ट को वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सेट कर रहा है। साथियों, भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स कर रहा है। बड़ी डिस्कवरीज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी 20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। साथियों, हमारी जो सेडिमेंट्री बेसिन्स है,
इसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मौजूद है। इनमें से कई का पता चल चुका है और कई ऐसे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है, जिनका एक्सप्लोरेशन बाकी है। इंडिया का अपस्ट्रीम सेक्टर और आकर्षक हो, इसके लिए सरकार ने ओपन एकरेज लाइसेंस पॉलिसी OALP बनाई है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को खोलना हो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाना हो, सरकार ने इस सेक्टर को हर तरह से मदद दी है। ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में हुए बदलाव के बाद अब स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड लीजेस और इंप्रूव्ड फाइनेंशियल टर्म्स की सुविधा भी मिलेगी। सरकार के इन रिफॉर्म्स के कारण समुद्री क्षेत्र में ऑयल और गैस रिसोर्सेज की खोज करने, इनका प्रोडक्शन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम आसान होगा। साथियों, भारत में कई डिस्कवरीज और बढ़ते पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ रही है और इसी कारण आने वाले समय में नेचुरल गैस का उपयोग भी बढ़ने वाला है। इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए निवेश की बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लोकल सप्लाई चेन पर है। भारत में पीवी मॉड्यूल सहित अनेक प्रकार के हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। 10 साल में भारत की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार हुआ है। ये क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर करीब 70 गीगावाट हो गई है। PLI स्कीम की वजह से ये सेक्टर और आकर्षक हो गया है। इससे हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। साथियों, बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के सेक्टर में इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए बहुत अवसर हैं। भारत बहुत तेज गति से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इतने बड़े देश की डिमांड पूरा करने के लिए बैटरीज और स्टोरेज कैपेसिटी के क्षेत्र में हमें बहुत तेजी से काम करना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में भी हमने ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने की संबंधित अनेक घोषणाएं की है। सरकार ने ईवी और मोबाइल फोन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कई चीजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किया है। कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी वेस्ट, लेड, जिंक ऐसे अनेक क्रिटिकल मिनरल से ड्यूटी हटा दी गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भी भारत में एक सशक्त सप्लाई चेन के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। नॉन लिथियम बैटरी इकोसिस्टम को प्रमोट करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को भी ओपन कर दिया है। एनर्जी में हो रहा हर इन्वेस्टमेंट नौजवानों के लिए नई जॉब्स क्रिएट कर रहा है, ग्रीन जॉब्स के अवसर बना रहा है। साथियों, भारत के एनर्जी सेक्टर को मजबूती देने के लिए हम इसे जनता की पावर से लेस कर रहे हैं।
हमने देश के सामान्य परिवारों और किसानों को ऊर्जा दाता बनाया है। बीते साल हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। इस योजना का स्कोप सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं है। इसमें सोलर सेक्टर्स में नई स्किल्स बन रही हैं, नया सर्विस इकोसिस्टम बन रहा है और आपके लिए निवेश की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। साथियों, भारत ऐसे एनर्जी सॉल्यूशंस देने के लिए कमिटेड है जो हमारी ग्रोथ को एनर्जाइज करें और हमारे नेचर को भी एनरिच करें। मुझे विश्वास है इस एनर्जी वीक से भी इस दिशा में कुछ ठोस रास्ते निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भारत में बन रही हर संभावना को एक्सप्लोर करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इंडिया एनर्जी वीक की आज से शुरुआत हो रही है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने खासतौर पर कहा कि विकसित भारत के क्षेत्र में अगर हम देखें तो अगले 2 दशक काफी महत्वपूर्ण हैं भारत के लिए। इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज पंच में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे सोशल मीडिया से जुड़ी खबर की। जी हां, दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर मां बाप पर की गई अभद्र टिप्पणी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसपे लोगों में भी काफी गुस्सा है। कई राज्यों में शिकायत दर्ज कराई गई, यहां तक कि कई लोगों ने इस शो पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। और ये वीडियो है यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और यूट्यूबर समय रैना का। दरअसल एक यूट्यूब रियलिटी शो में रणवीर और समय रैना ने मां बाप को लेकर भद्दे कमेंट किए और फिर जमकर ठहाके लगाए। हालांकि जब यह मामला बढ़ता गया और तूल पकड़ने लगा तो रणवीर ने अपनी गलती मानकर माफी भी मांग ली है, पर मामला यहीं शांत नहीं होता नजर आ रहा। सोशल मीडिया पर लोग जमकर रणवीर और समय रैना की क्लास लगा रहे हैं, साथ ही इस तरह के शो को बंद करने की मांग कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बेलगाम सोशल मीडिया पर लगाम कैसे लगेगी? क्या कॉमेडी के नाम पर सारी हदें ऐसी ही पार होती रहेंगी? आखिर कंटेंट के नाम पर फुहड़ता का ये खेल कब तक चलेगा? और इस तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। करेंगे बात इस पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो के सामने आने के बाद में हालांकि माफी तो मांग ली गई है, लेकिन क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आए हैं वो आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले पे, वो आपको बता रहे। कॉमेडियन समय रैना और अपूर्वा मखीजा पर भी केस दर्ज किया गया है। अब तक की क्या कुछ कार्रवाई है इस वीडियो के सामने आने के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुआ और शो के जो आयोजक है उनके खिलाफ भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है, एफआईआर हुई है। साथ ही मुंबई के खार थाने में पूरा मामला दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के वीडियो सामने आने के बाद में माफी मांग ली गई है, लेकिन माफी मांगने के बाद में भी ये मामला अभी फिलहाल सिमटता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र के अलावा असम में भी एफआईआर दर्ज कराई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर खत लिखा है इस शो को लेकर के, और उसके बाद में लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह पत्र लिखा गया है, इस शो के रिगार्डिंग ये पत्र लिखा गया है। हालांकि इस शो की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी कई सारे वीडियो इसके सामने आ चुके हैं। कठोर सेंसरशिप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, जो खत लिखा गया है अश्विनी वैष्णव को। कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम लागू करने की जरूरत बताई है, और इसके साथ ही क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन
हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगते, गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। और इसी के साथ न्यूज पंच में अब अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अपने फैसलों और बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को खुली धमकी दे दी और कहा है कि बंधकों को शनिवार तक रिहा कर लो वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने हमास को साफ शब्दों में 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल गजा युद्ध विराम समझौते के तहत पिछले 3 हफ्तों से हर शनिवार को बंधकों को रिहा किया जाता है और इससे जुड़े ग्राफिक्स भी आपको दिखा देते हैं। ट्रंप और हमास के बीच किस तरीके से ठनी नजर आ रही है और सीधे तौर पर ट्रंप ने हमास को डेडलाइन दे दी है। 5 दिन की ये डेडलाइन है, शनिवार तक का वक्त या यूं कहें कि अल्टीमेटम दिया गया है। ट्रंप और हमास के बीच किस तरीके से ठनी है गजा में बंधकों की रिहाई के लिए पूरा अगर हम देखें तो ये लगातार ये बात कही गई है। साथ ही ट्रंप ने हमास को अब डेडलाइन दे दी है 5 दिन की। ट्रंप ने इसके साथ ही इजराइल को भी नसीहत दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में इतना ही। नमस्कार।